मातृभूमि भारत में पुरुष प्रधानता और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के बारे में एक परेशान कर देने वाली कहानी है, जहां रूढ़िवादी विचारधारा और कुप्रथाओं की वजह से लड़कियों को दूध में डुबोकर मार दिया जाता है। अब गांव में लड़कियां बची ही नहीं। अब गांव के लोग ही महिलाओं के कपड़े पहनकर उनकी तरह डांस करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं और पुराने वीसीआर देखकर ही अपना काम चला रहे हैं। रामसरन गांव का एक अमीर जमींदार आदमी है और उसके 5 बेटे हैं और अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई है। रामसरन ने पंडित जगन्नाथ को लड़की ढूंढने के लिए बेसब्री से लगा रखा है, परंतु 10 साल हो गए हैं, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली है। वह पंडित आसपास के सभी गांवों को छान चुका है, पर उसे कोई लड़की नहीं मिली। रामसरन के 5 बेटों में सबसे बड़ा राकेश है, जो एक शिक्षक है, पर उसके शिक्षकों वाले लक्षण नहीं हैं। वह पुलिस में जाना चाहता था, वहां वो भर्ती नहीं हो पाया। तब उसने बंदूक उठाकर गांव में गुंडागर्दी शुरू कर दी। 3 बेटे अपने पिता का खेत खलियान में ही हाथ बटाते हैं और सबसे छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ता है और सभी भाइयों में सबसे अच्छा है। एक दिन राकेश का दोस्त पप्पू उससे मिलने आता है और बताता है कि उसके पिताजी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली है, जो एक 14 साल की अप्सरा है। ये बात सुनकर राकेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने घर जाकर अपने पिताजी और पंडित से बहुत गालियां देता है। घर में एक नौकर भी है जिसका नाम रघु है और घर के सभी काम वही करता है। इधर पप्पू की शादी को लेकर गांव में उत्साह का माहौल है। यहाँ पप्पू के पिता ने लड़की वाले को 2 लाख नगद और 2 बैल दहेज में दिए हैं। अब यहाँ उल्टा होने लगा है। लड़की का पिता दहेज देता नहीं, दहेज लेता है, क्योंकि लड़कियां तो बची ही नहीं है। पप्पू की शादी पंडित जगन्नाथ ही करा रहा है। पंडित को विश्वास नहीं हो रहा है कि पप्पू के पिता ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली है, क्योंकि वह भी काफ़ी सालों से लड़की ढूंढ रहा है। फिर कोई पंडित के कान में कुछ फुसफुसाता है और पंडित जगन्नाथ उस लड़की की चोली खींच देता है और सबको पता चल जाता है कि यह लड़की नहीं, लड़का है। और शादी में पप्पू और उसके पिता का मजाक बन जाता है। इसके बाद पंडित जगन्नाथ किसी और समारोह में शामिल होने जाता है और वो तब वहां से लौट रहा होता है तो उसे एक लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करता है और देखता है कि सच में एक लड़की है, वो गाना गा रही है। वह लड़की पंडित जगन्नाथ को देखकर अपना चेहरा ढककर वहां से भाग जाती है और पंडित जगन्नाथ उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां पंडित की मुलाकात उस लड़की के पिता से होती है, जो एक गरीब किसान है। पंडित उसे सब कुछ बता देता है और रामसरन के सबसे बड़े बेटे राकेश का उस लड़की से रिश्ता तय कर देता है और दहेज में 1 लाख रुपए देने की बात करता है। अब पंडित खुशी के मारे रामसरन के घर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि उसने लड़की ढूंढ ली है और रिश्ता भी तय कर दिया है। रामसरन भी अपने छोटे बेटे के साथ जीप निकालकर उस लड़की के घर पहुंच जाता है। रामसरन अपने बड़े बेटे राकेश का फोटो लड़की के पिता को दिखाता है, लेकिन लड़की के पिता को राकेश पसंद नहीं आता। वो कहता है कि वो अपनी लड़की की शादी उसके सबसे छोटे बेटे सूरज से करना चाहता है, लेकिन बड़े बेटों के कुंवारे रहते वो सबसे छोटे बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता है और ना ही वो लड़की छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि पता नहीं फिर लड़की मिलेगी या नहीं। लेकिन वो वहाँ पर एक तरकीब निकालते हैं। रामसरन कहता है कि वह उसको 5 लाख नगद और 5 गायें देगा, बदले में उसकी बेटी को उसके 5 बेटों से शादी करनी होगी। इतनी रकम और 5 गायें के बारे में सुनकर किसान राजी हो जाता है।
और अपनी बेटी की शादी उसके 5 बेटों से करा देता है। शादी हो जाती है, पर एक नई समस्या आ जाती है। अब लड़की 1 है और दूल्हे 5। अब 5 भाइयों में सबसे पहले सुहागरात कौन मनाएगा, जबकि सभी उतावले हैं। फिर रामशरण का सबसे बड़ा बेटा राकेश कहता है कि सबसे बड़ा होने के नाते मैं सबसे पहले सुहागरात मनाऊंगा, और सबके लिए सप्ताह का एक दिन मुकर्रर कर देता है और बाकी बचे 2 दिन अपने लिए बचा लेता है, जिस पर सभी सहमत हो जाते हैं। ये सभी बात रामशरण सुन रहा है और फिर एकदम गुस्से में बोलता है कि तुमने अपने पिता को तो याद ही नहीं किया, उसी ने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है और तुम्हारी शादी कराई है। फिर वो अपने पिता को ही सबसे पहले सुहागरात मनाने के लिए भेज देते हैं। फिर सभी भाई उस लड़की कल्कि को बारी बारी से नोचते हैं। सप्ताह का आखिरी दिन सबसे छोटे बेटे सूरज का आता है। वह उससे काफ़ी प्यार से पेश आता है और उसके साथ कुछ नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ समझता है। अब कल्कि के धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरते हैं और वो सभी भाई उसको नोचते हैं और सबसे छोटा बेटा उससे सिर्फ बातें करता है और उससे हंसी मजाक करता है। अब धीरे धीरे उसे भी रामशरण का सबसे छोटा बेटा सूरज ही पसंद आने लगा है और वो उससे काफ़ी हंस के बात करती है, क्योंकि सूरज उससे काफ़ी अच्छे से पेश आता है, उसका ख्याल भी रखता है और उसका काम में भी हाथ बटाता है। कल्कि का सूरज के साथ हंसी मजाक करना उसके ससुर और उसके बेटों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जब उसके पास जाते हैं तो वो ठंडी लाश की तरह पड़ी रहती है, और जबकि सूरज के साथ काफ़ी हंसती और खेलती है। एक दिन सभी को अच्छा मौका मिल जाता है। सूरज अपनी परीक्षा में फेल हो गया है और उसके भाइयों को मौका मिल जाता है। वो उसको धमकाते हैं और मारते हैं। उनका पिता भी उसे बहुत धमकाता और मारता है। अब इन सब के बावजूद कल्कि और सूरज की नज़दीकियां और बढ़ जाती हैं। अब उसके भाई उससे और ज़्यादा जलने लगे हैं और एक दिन योजना बना के अपने ही भाई को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को नदी में फेंक देते हैं, और गांव वालों को कहते हैं कि वो परीक्षा में फेल हो गया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर दी, और पुलिस वालों को भी वो पोस्टमार्टम नहीं करने देते हैं। अब कल्कि का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वे सभी अब उसको हर रोज नोचते हैं। इन सब से परेशान होकर उसने एक चिट्ठी अपने नौकर के हाथों अपने पिता को भेजी, जिसे पढ़ते ही उसका पिता वहां पर आ गया, जिसमें लिखा था कि वो सभी उसको कैसे नोचते हैं। उस लड़की के पिता ने शहर में एक घर, गाड़ी और एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, जो उसे उस लड़की को बेच कर मिले थे, क्योंकि मुझे लगता है बेचना कहना ही ठीक होगा। कल्कि का पिता रामशरण से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी बेटी को नोचते हो, और कहता है मुझे इसका मुआवजा चाहिए, और वो रामशरण से 1 लाख रुपए लेकर वहां से चला जाता है। कल्कि के पिता के वहां से जाते ही राकेश उसको पीटता है। कल्कि के पास वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, तो वो अपने नौकर की सहायता से वहां से भाग जाती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो पकड़े जाते हैं। रामशरण के बेटे उनके नौकर को गोली मार देते हैं और उसके तलवार से टुकड़े कर देते हैं, और कल्कि को जानवरों के साथ खूंटे से बांध देते हैं। रघु, जो नीचे तमगे का था, उसकी हत्या होने से गांव में एक नई राजनीति जन्म लेती है। गांव का नेता रघु के भाई को बदला लेने के लिए उकसाता है। अब वो बदला लेने के लिए रामशरण के घर में घुसते हैं और देखते हैं कि कल्कि खूंटे से बंधी हुई है, और नेता कहता है कि ये काफ़ी अच्छा मौका है बदला लेने के लिए, और वो दोनों कल्कि को नोचते हैं। कल्कि ऐसे ही गौशाला में कई महीनों तक पड़ी रहती है और सभी आकर उसे नोचते हैं, और कभी कभी वो नेता भी आकर उसे नोचता है। अब यहाँ एक नया नौकर आ गया है। उसे कल्कि से सहानुभूति है, क्योंकि वो देख रहा है कि कल्कि के साथ क्या क्या होता है। अब रामशरण और उसके बेटों को पता चलता है कि कल्कि पेट से है। अब कल्कि को वो अपने घर पर ले आते हैं। गांव में ये बात फैल गई है। गांव का नेता रघु के भाई को और उसकी जात के कुछ लोगों को लेकर रामशरण के घर आता है और कहता है कि कल्कि के पेट में जो बच्चा है वो रघु के भाई का है।
इस पर राकेश भड़क जाता है और वे सभी भाई बंदूक लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं और गोलियां चलाते हैं। इस लड़ाई में रघु का भाई मारा जाता है। अब दूसरी तरफ से भी कुछ लोग हथियार लेकर आ गए हैं और वे सभी रामशरण के बेटों पर हमला कर देते हैं और उन चारों को मार डालते हैं। इन सब का जिम्मेदार रामशरण कल्कि को ही ठहराता है और उस पर तेल डालकर जलाने की कोशिश करता है। वहीं पर वो पंडित भी खड़ा होता है। तभी वहां पर उनका नौकर सुखा आता है और पीछे से रामशरण पर वार करता है और रामशरण को मार डालता है। ये सब देखकर पंडित वहां से भाग जाता है, लेकिन बाहर वो भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है और वो उसे भी मार देते हैं। और अब कल्कि एक लड़की को जन्म देती है और ये कहानी यहाँ नई उम्मीद के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।